जो भी दुनिया देख रहे हो उसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत आसानी से किंगडम। तो ये हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम सर, बॉटनी फैकल्टी। हम आज डील करने वाले हैं यहाँ पे लिविंग वर्ड को। तो लिविंग वर्ड को जो कि हमारे नीट के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझने वाले हैं उसकी बात करेंगे आज। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी ये चैप्टर जो है अपने आप में क्वेश्चंस को लेके काफ़ी अवेयर होने की ज़रूरत है। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी आ जाता है और किसी भी फॉर्मेट में आ जाता है। फिर भी आज हम उसको देखने वाले हैं कि कहाँ से किस तरीके से इसे हम नीट के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। लिविंग वर्ड तो मैं एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ लिविंग वर्ड को, तो आपके सामने अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये आपकी जो अर्थ है ना, अर्थ में आपने पढ़ा होगा कि ये इक्वेटर और ये फिर पोल होते हैं, रीजन। इस तरीके से अर्थ, तो इस पूरी दुनिया पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उस चैप्टर ये चैप्टर उसके बारे में बताएगा। मतलब आप अपने चारों तरफ जो भी दुनिया देख रहे हो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो दुनिया है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ भी मिलेंगे वो सारा का सारा वर्ड आप इस द लिविंग वर्ड नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग इसमें आगे बढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। जैसे कि लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। कई बार एक क्वेश्चन आता है पर्पस ऑफ लाइफ। दोनों हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। तो देखो, पर्पस ऑफ लाइफ किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप बता नहीं सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्पस डिफरेंट हो सकता है। हमारा पर्पस अपना एक अलग होता है। जैसे ह्यूमन का पर्पस होता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करना, किसी को कुछ अचीवमेंट करना होता है, इस तरीके से। लेकिन क्या आप कभी बैक्टीरिया का पर्पस बता सकते हो? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया का पर्पस अलग होता है। ऐसे ही आप किसी भी एनिमल का पर्पस, आप एलिफेंट का पर्पस नहीं पता कर सकते, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का पर्पस अलग होता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी आंसर। लाइफ का पर्पस क्या है, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ये एक फिलोसफिकल थ्योरी है। और व्हाट इज लाइफ, लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। जैसे कि लाइफ क्या है, यूनिक है, अपने आप में काफ़ी अलग है। नॉन लिविंग से ऑब्वियसली काफ़ी यूनिक है। आप दुनिया में चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल नॉन लिविंग थिंग्स देखते हो, उसमें से बहुत आसानी से आप लिविंग को अपने यूनिक आइडेंटिटी की वजह से पहचान पाते हो। तो यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है। लाइफ बहुत सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि आप देखोगे कि लाइफ, अगर हम अपने आप को लाइफ का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का, तो कितनी कॉम्प्लेक्स है। आप इमेजिन करो कितनी 200 टाइप्स की सेल्स है हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब भी कभी आप एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड मिलके बायोमॉलिक्यूल्स जो डिटेल में बना रहे होते हैं, सारा का सारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सिंपल नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। किसमें? लिविंग में या लाइफ में। एक लाइफ जो होती है उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिस तरीके से उन्हें हम मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। और उसके रिजल्ट में बहुत सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिजल्ट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस, या फिर एडेप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शंस। जैसे कि ये सिंपल टर्म्स आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ग्रोथ का मतलब होता है साइज में बढ़ना या नंबर में बढ़ना। आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हम। डेवलपमेंट, हर एक लाइफ फॉर्म अपने आप में डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ स्टेप्स या इवेंट्स को जरूर फॉलो करती है। रिस्पॉन्सिवनेस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी वे में चारों तरफ के इन्वायरमेंट को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को या नॉन लिविंग चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है ना। अगर आप रिस्पॉन्स को इमीडिएट देखना चाहते हो तो किसी भी लिविंग एनिमल को, है ना, आप इंटरप्ट करके देखो, उसे थोड़ा सा ट्रिगर करके देखो। अगर एक डॉगी भी होगा, अगर आप उसे इंटरप्ट करते हो तो तुरंत ही रिस्पॉन्स करेगा और वहाँ से या तो भाग जाएगा या तो आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही एडेप्टेशंस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत आसानी से इन्वायरमेंट के थ्रू अपने जेनेटिक कॉन्सेप्ट की वजह से एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को टॉलरेट कर लेते हैं, और ये भी फीचर लिविंग का ही है। एंड रिप्रोडक्शन, तो आप ये समझ सकते हो कि जितनी भी तरीके से हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं वो है यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस विच लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशंस एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली बहुत जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इससे अगली जनरेशन कंटिन्यू होती है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर ये तो था कि हम लाइफ को डिफाइन करते हैं। आगे अगर हम देखते हैं व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। जब भी आप बैक्टीरिया को देखते हो, एक सिंपल सा बैक्टीरिया, वो अपनी किसी न किसी लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। तो बैक्टीरिया अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है जो एक लाइफ फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये लाइफ फॉर्म क्या है, लाइफ क्या है, इसे थोड़ा एक डिटेल पर्सपेक्टिव में देखेंगे हम। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज बायोलॉजी।
आप बायोलॉजी को कैसे देखते हो? तो बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी है, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है? लाइफ की, लाइफ फॉर्म्स की और लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ की इंडिपेंडेंट स्टडी हम कभी नहीं करते हैं, क्योंकि लाइफ जो होती है कभी इंडिपेंडेंट नहीं घूम रही होती है, वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। सिमिलरली लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स में आपने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, जैसे कि डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, रेस्पिरेशन है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो हम पढ़ते हैं किसमें? बायोलॉजी में। एंड लाइफ प्रोसेसेस, तो यहाँ पे अगर बायोलॉजी को डील करना चाहते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेस। जैसे कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन एटसेट्रा एंड लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स में आप देखते हो दो टाइप की, नॉन सेलुलर्स, नॉन सेलुलर्स एंड सेलुलर्स, नॉन सेलुलर्स एंड सेलुलर्स। नॉन सेलुलर्स में जैसे कि वायरस हैं, वायरोइड्स हैं, प्रियोन्स हैं, ये सब आते हैं, जैसे वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियोन्स। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं, और ये सब नॉन सेलुलर फॉर्म्स हैं। लेकिन इसी में सेलुलर फॉर्म्स कौन सी होती हैं? तो सेलुलर फॉर्म्स में जब भी आप मोनेरा से स्टार्ट करते हो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, मैं ऑब्वियसली बोलूँ 5 किंगडम, तो ये सारे के सारे सेलुलर फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइफ फॉर्म्स जो होती है वो सेलुलर भी हो सकती है और नॉन सेलुलर भी हो सकती है। लाइफ प्रोसेस जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो ये सारे चीजें लाइफ प्रोसेस हैं। तो पूरी बायोलॉजी में हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट करता है अपने आप को। और कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रेप्लिकेट क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की। फिर है इवॉल्विंग, एक लाइफ फॉर्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता रहता है, टाइम के साथ क्या करता रहता है? इवॉल्व करता रहता है। और सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को रेगुलेट भी करता है, अपना टेम्परेचर का रेगुलेट करता है, बॉडी के अंदर और बाहर के कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है, और इंटरैक्ट भी करता है। इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब अपने आप में ऑर्गेनिज्म एक इंटरैक्टिव सिस्टम की तरह है। हम भी इंटरैक्टिव सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, हम नॉन लिविंग चीज़ों से भी इंटरैक्ट करते रहते हैं। कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, और इंटरैक्ट करने के साथ साथ हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्पॉन्स भी करता है। किसको? एक्सटर्नल स्टिमुली। जैसे कि स्टिमुली कुछ भी हो सकती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कैसी हो सकती है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकती है। फिजिकल में जैसे कि टेम्परेचर है एंड सनलाइट है, इसको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिस्पॉन्स करता है। केमिकल में कोई भी केमिकल हो सकता है, जैसे पीएच का कोई लेवल हो सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग हो सकती है केमिकल की तरीके से, उसे भी हम लोग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अचानक से अगर हमारे ऊपर कोई भी इंसेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मस्किटोज डेली लाइफ में हमें इंटरफेयर करते हैं, तो हम उनसे अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं। उनके लिए या तो हम कोई ऑल आउट जैसा सिस्टम लगाते हैं, और या फिर हम उनसे दूर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक रिस्पॉन्स करने की मैकेनिज्म है। हम अपने लेवल पर रिस्पॉन्स करते हैं, बैक्टीरिया अपने लेवल पर रिस्पॉन्स करता है। तो ये कह सकते हो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। अब हमें बात करनी है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अगर हम पूछते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे द ऑर्गेनिज्म विच हैव लिविंग प्रॉपर्टीज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास लिविंग प्रॉपर्टीज होती है इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है, अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज में ही उसको देख सकते हैं। तो समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। या मैं अगर यहाँ पे लिख दूं तो ग्रोथ हो गया,
रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के अलावा इसमें बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि एबिलिटी, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म के पास अपनी एबिलिटी होती है सेंस करने की, है ना। एंड रिस्पॉन्ड, और उसे वो रिस्पॉन्ड भी करता है, किसी ना किसी चीज को सेंस करेगा और फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ये दोनों ही चीजें जो होती है कंबाइनली, ये दोनों ही चीजें कंबाइनली, सेंस एंड रिस्पॉन्ड जो है ये कंबाइनली कॉन्शियसनेस की कैटेगरी में आता है। मतलब कॉन्शियसनेस अगर है तो वो ऑर्गेनिज्म सेंस भी करेगा और रिस्पॉन्ड भी करेगा। इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होता है, मतलब अपने आप को वो रेप्लिकेट भी करता है। और क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज भी करता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को ऑर्गेनाइज भी करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग या सेल्फ ऑर्गेनाइज। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, खुद से रेप्लिकेट करता है, खुद से रेगुलेट भी करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं और जो मैंने अभी ऐड की हुई हैं, इसके अलावा भी हैं, जैसे कि इंटरैक्ट। हमारे एनसीईआरटी के पेज नंबर पहले पे ही लिखा हुआ है, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। इमरजेंस, इंटरैक्ट का मतलब होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी सिस्टम के थ्रू अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट को, चाहे वो लिविंग सिस्टम का इन्वायरमेंट हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम का इन्वायरमेंट हो, उसे इंटरैक्ट जरूर करता है। और इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब होता है कि कोई कैरेक्टर अगर आज हमारे अंदर है और वो इंप्रूव होके कोई नए फॉर्म के कैरेक्टर में इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो एक इमरजेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो हमारे फंडामेंटल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म्स, कॉन्शियसनेस, इंटरैक्ट, इमरजेंस और सेंस। अच्छा, ये सेंस तो हमने इसी में कॉन्शियसनेस में इंक्लूड कर सकते हैं, सेंस एंड रिस्पॉन्ड को, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस। तो यहीं पे हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको जोड़ देते हैं, सेंस एंड रिस्पॉन्ड। और क्या है, रेगुलेट, रेगुलेट करना, और क्या, ऑर्गेनाइज, खुद को ऑर्गेनाइज करना, इंटरैक्ट करना, इमरजेंस, रेगुलेट, ऑर्गेनाइज एंड रेप्लिकेट, और खुद को रेप्लिकेट करना। आप काउंट करो कितने हो गए, तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ रेगुलेटिंग, इमरजेंस, इंटरैक्ट एंड रेप्लिकेट, इस तरीके से 9 हो जाते हैं। तो ये 9 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनेंगे। डेरिवेटिव का मतलब है इन फंडामेंटल के अलावा, इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स के अलावा जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो वो बहुत और भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जेनेटिक मटेरियल अपने आप में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर एडेप्टेशंस अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे बॉडी में ही अगर हम बात करें तो 30,000 जीन्स हैं और उनका बहुत अलग अलग फंक्शंस है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नंबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसमें देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम 2 पार्ट में यहाँ पे करने वाले हैं। 2 पार्ट कौन कौन से, सबसे पहला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा भी उसे समझने के लिए, जैसे प्रॉपर्टीज़ को हम सबसे पहले देखते हैं कि ओनली लिविंग प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी अपने आप में लिविंग प्रॉपर्टी है क्या, ओनली लिविंग प्रॉपर्टीज, सिर्फ लिविंग प्रॉपर्टीज होना और डिफाइनिंग लिविंग प्रॉपर्टीज होना, दोनों पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। डिफाइनिंग लिविंग प्रॉपर्टीज
मतलब कोई प्रॉपर्टीज अपने आप में सिर्फ लिविंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। इस चीज का हमको बेहद ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे ग्रोथ है, कैसा है, डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है कि नहीं है, सिमिलरली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस और बहुत सारी चीजें। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें से दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि हम यहाँ पे कुछ डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग ढूंढ पाते हैं, उन्हें ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टीज देखेंगे दो कैटर में देखेंगे कि डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो कि ग्रोथ के फॉर्मेट में है, बताओ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ दो तरीके से, एक तो नंबर में भी इंक्रीज होती है और मास में भी इंक्रीज होती है, और इनको बोलते हैं ट्विन कैरेक्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्विन कैरेक्टर्स। और ये ट्विन कैरेक्टर्स किसके हैं? दीज आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा वो या तो नंबर में ग्रो करेगा या तो मास में ग्रो करेगा, और दोनों को ही हम ग्रोथ कहेंगे, या यूं कहेंगे कि नंबर में ग्रोथ हो या मास में ग्रोथ हो एक ही बात है, ठीक है। और ये जो ग्रोथ होती है हमेशा सेल डिवीजन में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमेशा सेल डिवीजन से होती है, ये ध्यान रखने की बात है। आगे प्लांट्स में ग्रोथ किस तरीके से होती है? फिर ये क्वेश्चन बनता है कि प्लांट्स में ग्रोथ कैसी होती है। तो आपको पता है कि उसमें थ्रू आउट लाइफ स्पैन प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। क्यों होती रहेगी? क्योंकि उनके अंदर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कैसा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये हमेशा डिवाइड करने वाला टिश्यू होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं। अपने पूरे लाइफ फॉर्म में उनमें ग्रोथ चलती रहती है। उधर ही क्या है एनिमल्स में? देखो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ एक एज तक होती है। सर्टेन एज इज ए लिमिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अप टू विच ओनली ग्रोथ विल बी टेकिंग प्लेस। ठीक है, सिर्फ उसी समय तक, एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होने वाली है लिविंग में, एनिमल्स को लेकर अगर हम बात करते हैं जैसे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक एनिमल है उसमें ग्रोथ होती रहेगी, लाइफ टाइम भी होती रहेगी, बट वो ग्रोथ उसकी बॉडी की हाइट नहीं बढ़ाएगी और बॉडी के मास को नहीं बढ़ाएगी। एक एवरेज मास और एक एवरेज हाइट के साथ वो ऑर्गेनिज्म अपने क्या करने लग जाएगा? अपनी बॉडी की लॉस्ट हुई सेल्स को, जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसे हम हीलिंग रिपेयर कहते हैं। जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हुआ और वो वहाँ पे एक डैमेज क्रिएट हो गया, तो डैमेज जो क्रिएट हुआ वो टाइम के साथ हील अप कर जाएगा। इस काम के लिए हम फिर भी हमारी बॉडी डिवाइड करती रहती है। तो ऐसे क्यों होता है? अगर हमारी बॉडी हील करती क्यों करती है? तो वो इसलिए हील कर पाती है क्योंकि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। एनिमल्स में स्टेम सेल्स होते हैं और प्लांट्स में मेरिस्टेम सेल्स होते हैं। तो ये याद रखने की बात है कि एनिमल्स में जो हीलिंग एंड रिपेयर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेम सेल्स। जैसे बोन मैरो की स्टेम सेल्स होती हैं, वैसे ही हमारे न्यूरोग्लिया और बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के टिश्यूज में डिफरेंट स्टेम सेल्स होते हैं। तो उन स्टेम सेल से हमारा कभी भी कोई सिस्टम हील करने की ट्राई करता है या कभी कभी कंप्लीटली हील भी कर लेता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ग्रोथ लिविंग्स में कैसे होती है, सेल डिवीजन से होती है। कैसे होती है? नंबर में होती है और मास में भी होती है। यूनिसेलुलर में नंबर में जब ग्रोथ होगी तो उसकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी यूनिसेलुलर में ग्रोथ होगी तो वहां पे एक चीज देखने वाली है। अगर मैं बात करता हूं कि एक बैक्टीरिया है और अपने आप में डिवाइड करके वो दो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में डिवाइड कर जाता है, तो ये तो सेल डिवीजन हुआ ना, ग्रोथ हुई ना। लेकिन ग्रोथ के साथ एक और चीज आपको देखने को मिल रही है। क्या? इसमें इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी टाइम के साथ, इसमें बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता चला जाएगा इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर में एक केस आ रहा है, यूनिसेलुलर में एक केस आ रहा है कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है एंड रिप्रोडक्शन, और जो इसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये दोनों ही चीजें इंक्लूसिव हैं। कैसी हैं? इंक्लूसिव हैं। तो इनको दोनों को बोलते हैं एनक्लूसिव। एनक्लूसिव का मतलब होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिम्स हैं। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अभी हम इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ एक स्टेज तक ही होती रहेगी। क्लियर है? लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है एंड एज वेल जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ
और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजें कैसी हैं, इंक्लूसिव हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। आप यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, दोनों का एक ही मतलब होता है। फिर हम देखते हैं कि बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज इन मास या साइज को आप जनरली कहते हो। फिर तो अगर ऐसी बात की जाए तो ऐसी बात में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपको ये माउंटेन दिख रहा है ना, तो ये माउंटेन भी हिमालय कई बार अपनी रेंज में अगर इसे ऑब्जर्व किया जाए तो कुछ सेंटीमीटर ये बढ़ जाता है। और अगर कभी किसी वजह से ग्लेशियर को ही देख लो तो ग्लेशियर भी बढ़ता चला जाता है। सैंडस्टोन बनता ही है डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, तो जितने भी डिपोजिशन मटेरियल आपके घर के सामने कूड़े का ढेर, वो भी एक इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो टाइम के साथ ऐसा अगर उसे वहां से कुछ कूड़ा उठा लिया जाए तो साइज में कम भी हो जाता है। तो ऐसी ग्रोथ कैसी है, रिवर्सिबल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। तो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से हो रही है, एंड दैट इज रिवर्सिबल ग्रोथ। लेकिन लिविंग में ऐसा नहीं होता। एक प्लांट की हाइट अगर बढ़ गई है तो वह वापस कम नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल ग्रोथ। तो लिविंग में ग्रोथ कैसी, इरिवर्सिबल। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी, रिवर्सिबल। और ये ग्रोथ कैसी हो रही है, फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, बाहर से हो रही है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। और लिविंग में कैसी ग्रोथ होती है, इंस्ट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, लिविंग्स में ग्रोथ, नॉन लिविंग्स में ग्रोथ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ। और अब बात कर लेते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है उसको देख लेते हैं। देखो, अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। देखो, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, तो ऑब्वियसली उसकी सेल्स कैसे होंगी, सेल डिवीजन करेंगी। क्या करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी। और जब भी सेल डिवीजन करेंगी, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, उसमें जब भी सेल डिवीजन होगा तो सेल्स का मास बढ़ने वाला है। मास, हम सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जब भी उसमें ग्रोथ होती है तो बॉडी का मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है ना, या वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसा कुछ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सेल मास साइज होता है, बढ़ता है। और इस केस में कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा होता है। तो जब भी किसी में ग्रोथ हो और नया ऑर्गेनिज्म ना बने, मतलब कोई प्रोजेनी या नई जनरेशन ना क्रिएट हो, तो उस केस को हम क्या कहते हैं कि दैट इज ग्रोथ, ओनली ग्रोथ। ये ग्रोथ जो है सिर्फ ग्रोथ है। तो अगर हम मल्टीसेलुलर में देखें तो इसमें ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही चीजें इसमें कैसी हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब हो गया ये सेपरेट इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब सेपरेट, तो ये सेपरेट इवेंट्स हैं। सेपरेट का मतलब होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करनी होगी तो सिर्फ ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, और रिप्रोडक्शन जब कर रहा है तो ग्रोथ नहीं हो रही है। इस तरीके से समझ सकते हो कि मल्टी सेलुलर्स में ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जबकि यूनिसेलुलर में हम क्या पढ़ पा रहे थे, यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसा था, इंक्लूसिव इवेंट्स था, सिनोनिम्स थे एक दूसरे के। दैट वाज टू क्लियर। आगे देखते हैं भाई। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अपने आप में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं अपने प्रोजेनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रोजेनी को पेरेंट्स क्या करता है, अपनी प्रोजेनी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप से नई जनरेशन को प्रोड्यूस करता है तो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इसमें सेक्सुअली या एसेक्सुअली दोनों तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है। बहुत सिंपल बात है, कुछ समझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, सेम, ये दोनों के दोनों सेम प्रोसेस होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब भी ग्रोथ करेंगे उनका रिप्रोडक्शन उसी में हो जाता है, और इस प्रोसेस में सिर्फ सेल डिवीजन की जरूरत होती है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि म्यूल एंड वर्कर हनी बी। इसमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है। देखो, वर्कर बी को अगर देखते हैं तो ये रॉयल जेली पे अगर फीड करती तो हनी बी बन जाती है, जिसको हम क्वीन हनी बी कहते हैं। तो क्वीन हनी बी जो होती है वो अपने एग ले करने लग जाती है।
तो वर्कर हनी बी जो होती है वो इनफर्टाइल होती है फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ दैट, आखिर में वो जब क्वीन बन सकती है तो रिप्रोड्यूस कर पाती है। लेकिन म्यूल क्या है, म्यूल बोले या आपने पढ़ा होगा एनिमल, जब भी एनिमल की ब्रीडिंग पढ़े होंगे आपने, तो इसमें बहुत तरीके से सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये है इंटर स्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है, जैसे लायन और टाइगर, तो लाइगर बनता है। लाइगर भी जो होता है इनफर्टाइल होता है। म्यूल भी जो होता है वो मेयर, घोड़ी जो होती है, एंड एज वेल एज डंकी, तो डंकी एंड मेयर के क्रॉस से जो म्यूल बनता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे टाइगर और लायन का लाइगर, ये सारे के सारे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स कहलाते हैं। तो जितने भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स होते हैं सारे के सारे इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि म्यूल। क्लियर है। और एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अगर कोई इनफर्टाइल ह्यूमन है तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट वो तो लिविंग है ना, इसलिए यहां पे ये समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ग्रोथ किस में हो रही है, लिविंग में भी हो रही है और नॉन लिविंग में भी हो रही है। तो ग्रोथ भी अपने आप में लिविंग को सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकती। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि कोई वो पैटर्न जो सिर्फ किसी चीज में मिलता है उसको डिफाइन करता है। तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग में अगर मिलती तो हम कह सकते थे कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में भी है। रिप्रोडक्शन अगर सभी ऑर्गेनिज्म में होता, डेफिनेटली होता, तो हम कह सकते थे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट ऐसा तो नहीं। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ किस में हो रहा है, रिप्रोडक्शन सभी में हो रहा है, मतलब सिर्फ उनमें हो रहा है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। इस केस में रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसके बाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म अनडाउटली कैसी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसमें होता क्या है, आपने देखा कि देखो ये फूड है, फूड के पार्टिकल्स हैं, मतलब फूड डाइजेस्टेड हो चुका है और डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में जाते हैं, और सेल में जब जाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होता है। और जब किसी भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है हम उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स की फॉर्मेट में, मतलब कि सेल को जो बनाने का काम करते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं। देखो फूड था, अपने सेलुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स में फ्री हो गया और एनर्जी में फ्री हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हीट, तो इन तीन कंपोनेंट में फूड टूट रहा है। फूड किस फॉर्मेट में टूट रहा है, जब भी आप जैसे रेस्पिरेशन का ही नाम ले लो, तो रेस्पिरेशन में हीट भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है, और कुछ इंटरमीडिएट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिनसे सेल अपने ब्लॉक्स बनाती है, सेल की स्ट्रक्चर बनती है। और ये सेल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये एनाबॉलिक प्रोसेस में जाएंगे। मतलब जैसे कि अगर आप बात करें कार्बोहाइड्रेट को अगर आप ग्लूकोज में तोड़ दोगे तो ग्लूकोज जुड़ के, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ के, या ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ के क्या बनाते चले जाएंगे, डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स ज्वाइन होके पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड वापस से कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो वापस से किसी ना किसी मैक्रोमॉलिक्यूल को बना देता है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि जिस तरीके से कोई चीज टूटकर छोटे पार्टिकल्स में, और छोटे पार्टिकल्स जब जुड़कर बड़े पार्टिकल्स में डेवलप होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कैटाबॉलिक एंड देन एनाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी हमारी बॉडी में होती हैं उनका सबका सम टोटल अगर कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब अनडाउटली कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म ना करता हो। इसका मतलब सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं, एंड दैट बिकम्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ठीक है, आज तक हमने ये चीजें देख ली हैं। अब आगे थोड़ा सा देखने की बात करते हैं कि इसमें मेटाबॉलिज्म को थोड़े से सिस्टम में, अगर सिस्टम जो लिविंग सिस्टम उससे बाहर अगर हम लेके आएंगे तो उसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। आपने देखा होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो ये साइंटिस्ट या डॉक्टर जो है क्या करने लग रहा है, ये क्या करने लग रहा है कि भाई एक टेस्ट ट्यूब ले ली इसने, और ये टेस्ट ट्यूब आपको शायद क्लियर ना दिख रही हो, तो इस टेस्ट ट्यूब में उसने क्या किया है कि इसमें कोई चीज अंदर डाल रहा है, और ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पर्म और ओवा को फर्टिलाइज करा दिया जाता है। जब भी नेचुरल तरीके से ह्यूमंस में एग और
स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाता है तो इस टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करके उसको 2-4 सेल्स तक डिवाइड होने तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अगर वो हेल्दी होता है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, आने वाली किसी फीमेल में। तो इस तरीके से ये सेल फ्री सिस्टम है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो शॉर्ट टाइम ऑफ के लिए ये चीज लिविंग थी ना, तो इस तरीके से यहां पे बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, है ना। इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब। लिविंग सिस्टम के बाहर कोई भी चीज होती है, क्या होती है, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शंस। ये लिविंग रिएक्शंस होती हैं बट ये लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है बट ये लिविंग रिएक्शन है। और फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर टाइम से इसको देखा होगा, रिवाइज करना है और समझने की कोशिश करनी है।